नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आरिसन सिंह सा। ईरान में इस वक्त सिचुएशन बदलती जा रही है और बिगड़ती जा रही है। जहां हजारों लोगों को खमीनी की सरकार ने रातों रात इंटरनेट शटडाउन स्टारलिंक जो बंद करवाया था, उसकी आड़ में निपटा दिया गया, उनको मार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ चाइना अपने फाइटर जेट्स ईरान की तरफ कहा जा रहा है कि रवाना कर चुके हैं, तो यूएस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम आरएसएन सिंह सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। ये जो आपने खबरें दी हैं चाइना का एयरक्राफ्ट के बारे में, मैंने भी पढ़ी सुनी। पुष्टि नहीं की जा सकती अभी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि चाइना का स्टेक्स बहुत हाई है, क्योंकि वो करीब अपना 23% जो ऑयल जो था वो ईरान से लेता था। और ऐसे में अगर दुनिया की अगर आप पूरी कंजम्पशन देखें, 100 मिलियन बैरल्स पर डे, जिसमें कि चाइना का आपको है करीब 15 मिलियन पर बैरल पर डे, और उसका खुद का केवल जो प्रोडक्शन है वो 9 मिलियन बैरल्स पर डे है। तो डेफिसिट है 6 मिलियन बैरल्स का। वेनेजुला से केवल 4% आता था, बाकी ईरान से 23% और कुछ, बाकी जो है वो सऊदी अरेबिया और इराक से। तो stakes are very high for the Chinese. तो ये हकीकत है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 1979 से अगर आप तुलना करें, अभी का जो अपहीवल चल रहा है और रिजीम चेंज करने की बात है, तो दोनों में फर्क इस तरह से है कि 1979 में केवल नेतृत्व नहीं बदला था, वो बिल्कुल जो इट वाज रीऑर्डरिंग ऑफ द सोशल ऑर्डर। मतलब बिल्कुल वेस्टर्न ओरिएंटेशन से सीधे एक दूसरी इस्लामिक ओरिएंटेशन पे उसको ले जाया गया था। तो केवल नेतृत्व का ही बदलाव नहीं था, वो सामाजिक जो व्यवस्था थी उसका बदलाव था। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि 1908 में जब से माजिद सुलेमान एक जगह है वहां पर, अ, जब से तेल निकला है ईरान में, कभी वहां पे स्थिरता नहीं रही, कभी भी स्थिरता नहीं है। और जब इंटरनल कंबस्टन इंजन बना तो ऑयल का मतलब पूरी ऑयल की जो डिमांड है बढ़ गई, और ऑयल ही वेस्टर्नाइजेशन लाया वहां पे। यू सी, ऑयल ओनली ब्रॉट वेस्टर्नाइजेशन। क्योंकि अ, हम्म, अ, उस समय क्या हुआ कि जब ऑयल आया, फिर उसके बाद ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये यूरोपियन से बहुत नाराज थे। नाराज क्या, दे वर वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ यूरोपियंस। तो इन्होंने दे वो ये लोग रीच आउट किए अमेरिका को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वहां पर एक अपनी पूरी मतलब ट्रेनिंग की व्यवस्था की और सप्लाईज की, मिलिट्री सप्लाईज की, और काफी दिन तक रहा। जब ये 78 की बात मैं कर रहा हूँ, 78 में कोई 1500 अमेरिकन पर्सनल थे वहां पे, द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री यूएस पर्सनल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो वो ओरिएंटेशन से सीधे बदलाव किया, और फिर से ये ओरिएंटेशन हो गया इनका रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना की तरफ। तो इसलिए आपने चाइना का जिक्र किया, तो मैंने सोचा कि आपको इसको कॉन्फ्लेट करूं जो पास्ट में हुआ है। और देखिए, ये मैं कहा कि इसमें अंतर क्या है। पिछले बार मैंने कहा कि सोशल ऑर्डर को और ओरिएंटेशन को बदला गया था। इस बार जो अपहीवल है, या इसको आप क्रांति कहेंगे, ये तो आप समझिए कि इस
इस बार तो इस्लाम पर ही चोट पहुंचाई जा रही है। और मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि ईरान पहला देश होगा जो कि इस्लाम छोड़ेगा। और ये कई तथ्यों पे आधारित है। वहां पर जो लोग वहां पर कामकाज कर रहे थे, हमारे कुछ मित्र लोग, कई ऑर्गेनाइजेशंस के, उनसे भी मैंने बात की। आ, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, एक आर्मी में एक ब्रिगेडियर एड्रिन वाला थे, तो 80s में वो यूएन की तरफ से ईरान में पोस्टेड थे। एंड नाम से आपको ये तो एहसास हो गया होगा कि वो पारसी थे। तो बोले कि जब मैं 80s में गया तो डर से कोई मेरे पास आता नहीं था, ये बताने की मैं कोई पारसी वाला जो जोरास्ट्रियन एफिनिटी दिखाने के लिए। बट जब मैं 2007 में गया तो लोग खुल के आ रहे थे, और जितनी दुकानें थी वहां पे वो सब मतलब वो जोरास्ट्रियन नाम रख रहे थे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ साल पहले एक लंदन में एक साइरस का सिलेंडर है, किंग साइरस का, जिसको पहला ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उसमें कुछ कमांडमेंट्स, उसमें डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, एनग्रेव्ड ऑन दैट सिलेंडर। उसको जब यहाँ एग्जीबिशन के लिए लंदन से लाके रखा गया ईरान में, तो लाखों लाखों की संख्या में लोगों के फुटफॉल्स थे। ये किस बात को जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि लोग इस्लामिक, ये जो इस्लामिक पास्ट को कहीं ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा संकेत था। और आप को और मैं बात बता दूं कि जितने भी लोग इरानियंस हु लिव अब्रॉड, वो आपको बहुत गिने चुने लोग कहेंगे कि मैं मुसलमान हूं। और यही वहां पर अंदर में हो रहा है। तो ये पहली बार नहीं है मैडम कि ऐसा हुआ है कि धर्म का परिवर्तन या मजहब का परिवर्तन, ये सॉरी मजहब का परिवर्तन। 15 सेंचुरी के पहले ईरानियंस का मजहब था अ, सुन्नी इस्लाम। उसके पहले तो था ही जोरास्ट्रियनिज्म। फिर 8 सेंचुरी में इनको वहां से भगाए, मतलब इनको एग्जोडस हुआ, और हमारे यहाँ भी लोग आए। और बहुत बेहतरीन समुदाय है जोरास्ट्रियंस जो है हमारे यहाँ, जिनको पारसीस कहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें उन्होंने एक बहुत मैं क्या कहूँ, रिवोल्यूशनरी योगदान न दिया हो, चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में हो, या फौज में जो हमारे यहाँ जनरल सैम मानिक शॉ, रुस्तम जी जो बीएसएफ के हेड थे, क्रिकेटर्स, लॉयर्स, जजेस, यू नेम अ थिंग। तो आप समझ सकते हैं कि जब अभी तो आपके यहाँ दोनों है ना, आपके यहाँ पारसीज भी हैं और आपके यहाँ बाकी मतलब शिया मुसलमान भी हैं। तो आपको तो खुद जक्सटापोज करके आप समझ सकते हैं कि वो कितनी उन्नत सिविलाइजेशन रही होगी, और एक उन्नत संस्कृति में किस तरीके से एक बैकवर्ड संस्कृति जो अरब से आई वो इन पर हावी हो गया। तो एनीवे 15 सेंचुरी में, के आई थिंक द ईयर वाज 1501, ये एक इस्माइल शाह वहां के रूलर होते थे पर्शिया के। तो उन्होंने रातों रात ये एक फरमान जारी किया कि कल से सभी शिया हो जाएंगे, और जितने सुन्नी मॉस्क हैं उनको तोड़ दो। और यहां तक कि हुक्म पास कर दिया, जैसे हम सुबह उठ के नमस्कार, प्रणाम, राम राम, या जो भी हम करते हैं, उनके यहाँ था कि सुबह उठ के सबसे पहले सुन्नी को गाली देना। तो ऐसे वो मतलब ये रातों रात, दैट वाज डन फॉर जियो पॉलिटिकल रीजंस। वो जियो पॉलिटिकल रीजंस क्या था कि एक तरफ तुर्की था, दूसरे तरफ तुर्कमेनिस्तान था, दोनों सुन्नी कंट्रीज थे, और इनको लगा कि अगर ये दोनों के बीच में मैं सैंडविच हूं, मेरे का क्या वजूद रह जाएगा। अगर अगर मान लीजिए, मतलब एक तो होता था ना जो मोनार्क होता था,
वो अपना मजहब से बहुत मजहब को इस्तेमाल करते थे वो अपने लोगों को एकजुट बांधने के लिए। तो अगर दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट दोनों में अगर आपके इस तरह से सुन्नी मोनार्कीज हो तो उनका मतलब क्या फिर उनका क्या वजूद रह जाता है। इसलिए रातों रात उन्होंने शियाज़म देश को शिया बनाया। तो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमारे यहाँ ये जो लोग कहते हैं ना मैडम कि अब मुसलमानों का क्या करें, भी इसको मजहब इनको क्या करें, अरेबियन सी में डाल दोगे, कहाँ डाल दोगे। अरे देखिए ना, आपको तो उदाहरण मैं दे रहा हूं ना, रातों रात बदला ना उन्होंने, मजहब बदला सुन्नी मजहब से शिया मजहब को। और जो जियो पॉलिटिकल जो कारण थे वो कई हद तक आज भी वो कारण मौजूद है। आपको मैं बता दूं कि ईरान एक ऐसा देश है जो कि एक तो ये 7 कंट्रीज से इसका बॉर्डर लगता है, ऑलमोस्ट ये 7 कंट्रीज के साथ। और अब देखें ये अफगानिस्तान के साथ 936 किलोमीटर्स, अर्मीनिया के साथ है 35 किलोमीटर्स, अजरबैजान के साथ 611 किलोमीटर, इराक के साथ 1458 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स, तुर्की के साथ 499 किलोमीटर्स, और तुर्कमेनिस्तान के साथ करीब 1000 किलोमीटर। तो आप देखो कि और उसके अलावा 2440 किलोमीटर कोस्ट लाइन पर्शियन गल्फ में, और 740 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन कैस्पियन सी पे। तो ये सारे देश जो मैंने नाम दिए, इससे क्या होता है कि मतलब मैं यही बताना चाहता हूं कि देखिए ईरान एक ऐसा देश है जिसका ज्योग्राफिकल इंटरफेस यूरोप से है, वेस्ट एशिया से है, सेंट्रल एशिया से है, साउथ एशिया से है, और आपका जो पर्शियन गल्फ में जो मैंने बताया स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो तो है ही इसका। तो वो जो जियो पॉलिटिकल जो ये जब ये ज्योग्राफी जब जियो पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट करता है तो कई चीजें, ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है। प्लेयर्स बदल जाते हैं, डायनेमिक्स बदल जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि देखिए बाकी छोड़ दीजिए गायत्री जी, लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या खमैनी अपने आप को खमेनाई अपने आप को रेजीम को बचा पाएगा। वो आप वो बचा पाए ना बचा पाए, मैं उसके बारे में बात करेंगे। और वो तो अभी साफ कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दे रहा हूं कि जब 124 मॉस्क पे हमला हुआ है और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो इससे क्या मैसेज जाता है? ये मैसेज है दैट ईरान हैज अबैंडन्ड इस्लाम। क्यों मैं कह रहा हूं? आपने तो बुनियाद पे ही चोट मारी ना, आपके लोगों ने जो शिया इस्लाम की बुनियाद जो है उसी पे चोट चोट मारी। तो वो एक तरह से बिल्कुल एक ये जो नेशनहुड है एक उसी पर हमला है। और मान लीजिए अगर 124 दैट्स ऑल ओवर द कंट्री, कोई एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, अगर 124 पे हमला करके उसको बर्बाद किया गया है, तो अगर इतना बड़ा ये ब्लास्फेमस मान लीजिए लोग एक्ट ऑफ ब्लास्फेमी मानते हैं, तो बाकी लोग तो एक हम उन पर काउंटर कार्रवाई करते ना। इसका मतलब पूरी जनता उनके साथ। इट स्टैंड्स टू रीजन एटलीस्ट सम पीपल शुड हैव स्टूड अप। तो इनका जो वो जो अपराइजिंग है वो तो ऐसे ही खत्म खत्म हो जाता। बट ये बिना ओवरवेलमिंग पब्लिक सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता है। और तभी मैं कह रहा हूं
कि ये जो मैं हमेशा कहता था कि ईरान विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लीव इस्लाम, वो मैं उसको सही देख रहा हूं होते हुए। और खबरें आ रही थी क्रिश्चियनिटी में भी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, जोरास्ट्रियनिज्म को फिर से अपना रहे हैं। और कुछ लोग तो इसलिए भी मतलब डर के नहीं खुल के डरे हुए थे या खुल के नहीं आ रहे थे, क्योंकि लीविंग इस्लाम को एपोस्टेसी माना जाता है ईरान में और जो पाकिस्तान में कहीं पे भी, एंड इट इज पनिशेबल बाय डेथ। ठीक है, तो ये आप देखिए। और आपने एलन मस्क की तो स्टारलिंक के बारे में बात की। अ, हजारों जो वो थे टर्मिनल्स उसको स्मगल किए गए, और अभी भी जारी है, ऐसी बात नहीं है, फ्री सर्विसेज वो दे रहा है। और मुझे तो लगता है कि ही इज बीइंग यूज एज अ, क्या बोलूं मैं, मतलब ये जो नई तरह की जो वॉरफेयर है जो हम यूक्रेन में देख रहे हैं और कहीं पर देख रहे हैं, उसमें ये इसका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है, ये स्टारलिंक का। दैट मीन्स ही हैज गॉट सम सपोर्ट फ्रॉम द यूएस एस्टेब्लिशमेंट, टैसिट सपोर्ट जिसको कहते हैं। भाई आप अभी मान लीजिए स्टारलिंक नहीं होता तो इंटरनेट तो बैंड है, कोई आपके पास कुछ खबर ही नहीं आती, लेकिन खबरें तो आ रही है ना अभी, कर्टसी एलन मस्क। यूक्रेन में भी यही देखने को मिला, म्यांमार में भी यही देखने को मिला। तो ये एक जब आप 79 से इसको कंपेयर करते हैं तो इसको मतलब फैक्टर इन कीजिए कि ये भी एक न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है, कि अर्थ से 400-500 किलोमीटर ऊपर में पूरा एक कॉन्स्टिलेशन है सैटेलाइट्स का, जो कि कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो उसको सप्रेस करना कितना मुश्किल हो गया है, वो आप ईरान से उसका मतलब ईरान से अंदाजा लगा सकते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि चलिए खमैनी का, ये बताइए कि ये खुद कौन सा ये वेलवेट कू से आया था? ये भी तो ऐसे ही आया था ना, इसने सत्ता हासिल की थी। और उसके बाद से इस तरह का इसने जो गवर्नेंस जो है उसको इसने बिल्कुल मतलब उसमें जो क्या मैं कहूं, जो शिया इस्लाम फैक्टर था वो बहुत ज्यादा हो गया, वो उस पर हावी हो गया। और ये यही नहीं, उसके बाद ये ठेकेदार बन गए, ये इस्लाम के ठेकेदार बन गए। लेकिन आपके दर्शकों को ये भी मैं बता दूं, खुमैनी कहा था व्हेन ही केम ऑल दीज इयर्स टिल 1978, ये कहां था? ये फ्रांस में था। फ्रांस से इसको कब लाया गया? जब अमेरिकन ने, आप देखिए ये बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, अमेरिकन ने सुन्नीस को अनलीश किया अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान, और उसी दौरान यहां पर इसको ले आए। कभी कभी तो मेरी बड़ी इच्छा होती है, शायद पता नहीं, एक बार बहुत मोटिवेटेड था टू राइट अ बुक कॉल्ड ईयर कॉल्ड 79। बहुत सारी चीजें हुई थी 1979 में, ये भी कुछ आसपास वैसे ही ये सब हो रहा था। तो इसको लाया गया, इसको लाया गया, फिर क्या किया? फिर ईरान इराक वॉर हुआ। पूरा जितनी दिन यूएस ये जो यूएस स्पॉन्सर्ड वॉर इन अफगानिस्तान, ठीक है ना, अगेंस्ट द सोवियत जितने दिन चला, उतने दिन इनको ईरान इराक वॉर चलता रहा। तो ये एक तरह का, दीज आर द जियो पोलिटिकल गेम्स, स्ट्रेटेजिक गेम्स पीपल प्ले। और उसके बाद से इसने वो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का ये फिर अपने आप को लीडर बनने चला, बनने लगा। और बट
ये महज कोइंसिडेंस नहीं है, ये महज कोइंसिडेंस नहीं है। अमेरिकन का क्या था कि उनका प्रायोरिटी था सोवियत यूनियन को डिसमेंटल कर देना, और उसके डिसमेंटल करने के लिए वो जानते थे कि एक मर्डरस आइडियोलॉजी कम्युनिज्म को डिफीट कर सकता है, तो वो है मर्डरस इस्लामिक आइडियोलॉजी। और ताकि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड एक ना हो जाए, मतलब कोई खिलाफ न चला जाए, कोई उसके न चला जाए, रशियंस उसको न, सोवियत उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो दोनों जगह इन्होंने इधर जियाउल हक को खड़ा किया, इधर उधर इसको खोमैनी को ये ले आया। तो ये गेम था। उसके बाद आ, ये भाई साहब अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का नेता ये करने लगे। इन्होंने उसी समय ये प्रॉक्सीज तैयार करने लगे हैं, हमास, हिजबुल्लाह, ये सब, सीरिया, ये सब। अब हुआ क्या है, धीरे धीरे हुआ क्या है कि द अमेरिकन हैव दिस टाइम गॉन, मतलब इस दौर में हाँ, ये तो मैं कहना भूल ही गया कि पूरे ईरान इराक वॉर में ईरान ने हॉस्टेजेस कर लिए थे, फिर भी सीक्रेट से, तो आपको मालूम है, ये वेपन्स भी भेज रहे थे ईरान को, ईरान इराक वॉर के दौरान, जब वहां पे ये अमेरिकन हॉस्टेजेस थे। तो ये सारा ड्रामा चल रहा था। और अब क्या है कि दे हैव गॉन वेरी सिस्टमेटिकली। लोग कहते क्या इसका आउटकम हो, क्या, अरे हाथ पैर तो तोड़ दिए इसके हैं। हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, हमास को खत्म किया, वो सीरिया वाला बशर है, वो रशिया रशिया को चला गया है, सारे इसके हाथ पैर टूट चुके हैं। और ऊपर से वो 12 दिन की जो इसने जुलाई में जो हमला किया, क्या बचा है ईरान का। तो ये देखिए, लोग हमसे पूछेंगे कि भाई इंडिया के लिए क्या ये, वो सैंक्शन छोड़ दीजिए, हमारा, हम उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमारा 0.6% कुछ वो ट्रेड है। हम पहले 50 में भी नहीं है ईरान से ट्रेड के उसमें। और जहां तक ऑयल का सवाल है, 2019 के बाद हमने एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं लिया है ईरान से। अब वो जिस वजह से है, वो सैंक्शंस की वजह से हो, लेकिन मैडम जब तक ये रिजीम रहेगा, तब तक तो ये सैंक्शंस चलता रहेगा ना। तो सैंक्शंस चलता रहेगा, तो हम तो, मान लीजिए हमारा जो ट्रेड पोटेंशियल है ईरान के साथ, और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जो चाबहार के उसमें, वो भी सफर करेगा। जो ट्रेड का पोटेंशियल है वो कुछ रियलाइज नहीं होगा इसका। तो आप देखिए, अभी सॉरी, हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, इट इज ऑलमोस्ट ये 1.6 बिलियन डॉलर्स, ठीक है ना, 1.6 बिलियन डॉलर्स है, जो कि प्री कोविड लेवल्स पे इट वाज $15 बिलियन, ठीक है। तो ये भी बता दूं आपको, जो ईरान के जो इंपोर्ट्स जो इसमें टोटल है इनका, यूएई के साथ 21 बिलियन, चाइना 17 बिलियन, टर्की 11 बिलियन, यूरोपियन यूनियन 6 बिलियन, और हमारा वही 1.6 वो बिलियन। तो ये जब तक ये रेजिम रहेगा, तब तक सैंक्शंस तो लगते रहेंगे, और हमारा तो जो होगा वो सो होगा। अब आपको शायद मालूम होगा, ये फिगर्स मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों को, कि ये गुआना वाला ऑयल मिलाकर, in another 4-5 years, India will be almost be self-sufficient as far as oil is concerned. हमारा 5 मिलियन पर डे, 5 मिलियन बैरल्स पर डे का कंजम्पशन है। वो जो टारगेट है हमारा, ये जब सारे अपने जो नए निकले हैं और जो गुआना से सब मिला के हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सो दैट इज दी गुड न्यूज। दूसरा क्या है मैडम, कि ये बताइए कि आप कहते हैं कि, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं है,
कंट्री में ये कंट्री में आप इस तरह से दखल अंदाजी और वो सब ठीक है, बट टेल मी हाउ पॉपुलर इज दिस रिजीम? अगर ये रिजीम में अगर रियली में ये पॉपुलर होता, और अभी से नहीं और शुरू से मैं बात कर रहा हूं, तो फिर आईआरजीसी बनाने की बात, आईआरजीसी बनाने का की नौबत क्यों आ गई सर? ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, पैरेलल आर्म फोर्सेस, अपना एयरफोर्स, अपना नेवी, अपनी आर्मी जिसको पसदरान भी बोलते हैं। तो आज अगर रिजीम ये बची हुई है, तो ये इन्हीं के कारण अभी अभी ये सरवाइव कर रहा है। और होता क्या है कि हमने जो देखा है कि अ, जब भी कोई जन क्रांति होती है, रेवोल्यूशन जब होता है, तो जब जब वो मासेस के साथ जब एलीट भी मतलब उनका इंटरसेक्शन होता है, तो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहां पर एलीट का मतलब है आईआरजीसी है, वहां की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां का जो बसिज है वो है, पुलिस है, इंटेलिजेंस सर्विसेज है, सोशल नेटवर्क्स है। ये सब का अगर इंटरसेक्शन हो गया तो कल मतलब 1 घंटे में रेजीम चेंज कर जाएगा। नाउ व्हाट द अमेरिकन्स वुड बी डूइंग इज कि यही एलीट को वो टारगेट करेंगे, टारगेट कर रहे होंगे, और मुझे इसकी बू आ रही है, क्योंकि जो ट्रंप ने कहा ना कि अब किसी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा वहां, वो किसी बुनियाद पे वो कह रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि ट्रंप हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड एन अलायंस और रीच्ड आउट टू द एलीट पीपल इन ईरान। या ही इज, तो किसी ने तो इंश्योरेंस दिया है ना। सो दिस में नॉट टेक द फॉर्म ऑफ जी। सर ऐसा तो नहीं है कि खमेनी के लोग ही उनको रैट आउट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि अब इसकी सरकार चलनी बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ने, मतलब मैक्सिमम 3 महीना एंड ही विल बी गॉन, क्योंकि अब जनता खड़ी या हो गई ये है। एक ये 89 इयर्स का है, कितना 89 90 का है ये बुढ़े के लिए क्यों लोग अपने 12 दिन तो ऐसे ही तबाही हो गई है उसमें, जब अमेरिका से, और उसके पहले अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे जी। अरे हमने सब कुछ आपका देख लिया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ा था। हजारों में मिसाइल्स आपने दागे। इसराइल का क्या हो गया? इसराइल का हजारों ड्रोन्स आपने ये किए, हूतीस को भी ड्रोन्स दिया, सब कुछ तो अजमा लिया ना। तो अब क्या आजमाने को बाकी रह गया? सो दिस इज अ फॉरगॉन कंक्लूजन, विल हैव टू गो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आज जो मैंने ट्रंप का ये स्टेटमेंट सुना कि अब कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा और ये नहीं होगा, एंड माय सोर्सेज हैव टोल्ड मी एंड व्हाट ऑल, दैट मींस अगेन आई एम सेइंग दैट ही हैज बीन गिवन सम एश्योरेंस, सो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। दूसरा क्या था कि अब क्या कहें आपको, तो जो पेट्रो डॉलर्स का मैंने बताया ही कि ये पेट्रो डॉलर्स को कौन, इराक चैलेंज कर सकता था, खत्म कर दिया है। ईरान से का तेल वो चैलेंज कर सकता था, वो खत्म खत्म कर दिया। वेनेजुला के पे वो इसी के लिए गए हैं। इट इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ ऑयल, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ये पेट्रो डॉलर्स। किस चीज पे आधारित है पेट्रो डॉलर्स? वर्ल्ड की डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है से 100 मिलियन बैरल्स पर डे, और उतनी सप्लाई नहीं है, तो जो शॉर्टफॉल है उसी पे गेम खेलना है। अगर शॉर्टफॉल जो है वो डिफरेंस कम होता जाएगा तो पेट्रो डॉलर्स गिर जाएगा।
एज सिंपल एज दैट। फिर आपके बच्चे ने, मेरा बेटा वहां है, वो अमेरिका में, वो तो हार्वर्ड में है, प्रेसिडेंट ने उसको खुद अवार्ड दिया था। वो इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, इसी यही डॉलर्स मिलते हैं आपके बेटे और उसको, जो लोग हमारे हिंदुस्तानी भाई लोग हैं उनको बता रहा हूं मैं। वहां अमेरिका में जाके सीधे सरस्वती नहीं खुल जाती है और डॉलर नहीं बरसते लगते हैं। ये हमारे हम हमसे कमाए हुए ये डॉलर से, ठीक है, थ्रू दीज मीन्स। सो आई थॉट ये जो ओवरऑल पिक्चर है, मैं दर्शकों के सामने, आपके सामने इसको रखूं। और एंड ये आपको मैं बता दूं कि ठीक है, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, शाह हैड मेड वेरी हॉस्टाइल मूव्स ड्यूरिंग द 65 वॉर। चाइना के उसमें आया था वो, सॉरी पाकिस्तान के एड में आया था, वो सब में। बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, दे हैड द मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री इन वेस्ट एशिया। 450 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे मैडम 78 में, विद 5000 पायलट्स। एंड इट्स अ सिविलाइजेशनल कंट्री। इससे एक और लेसन ये करता है कि सिविलाइजेशन मजहब पे भारी पड़ता है। हाईली सिविलाइज्ड कंट्री। और हमारा तो आपको मालूम है, उज्जैन और पर्शिया के बीच में जो हमारे जो लिंक्स जो थे, आपके दर्शकों को बता दूं कि जो पंचतंत्र की कहानियां जो हैं, वो यहीं से गई थी ईरान। और उसकी कहानी क्या है कि एक रूलर थे अनिरुशमन, ईरान के। तो उनका एक फिजिशियन था बुरजोए। तो वो बुरजोए को उन्होंने हिंदुस्तान भेजा था कि जाओ, वहां मैंने सुना है कि एक अ, जड़ी बूटी मिलती, कोई सॉरी संजीवनी बूटी मिलती है जिससे एक मृत आदमी भी जवान हो जाता है। तो आए एक राजा के पास यहाँ पे, तो राजा ने अपने लोगों को कहा, यार देखो यार, इसको दिखाओ क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। तो ये ढूंढता रहा, बहुत सारे फॉर्म फॉल्स इसके वो भी हुए, मतलब अचीव वो वेरी टेम्पररी, टेम्पररी रिलीफ कुछ कहीं हुआ, ट्राई किया नहीं है हुआ। देन दिस इज व्हाट द फोकलोर इज, कि फिर एक साधु ने कहा, तो साधु ने कहा, इधर बैठ, क्या ढूंढ रहा है? कहता है कि संजीवनी बूटी का मतलब है ज्ञान। और जिस आदमी के पास ज्ञान और विवेक और ज्ञान नहीं होता है वो मृत के समान है। तो संजीवनी बूटी तेरे को चाहिए तो ये पंचतंत्र की कहानियां ले जा। सो दैट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन रिलेशनशिप वी हैड विद ईरान। इसका पोटेंशियल क्यों नहीं रियलाइज करना चाहिए, होना चाहिए? हम कब तक किसी, मतलब क्या हमने तो ठेका नहीं ले रखा है ना, भारत ने इस्लाम का ठेका नहीं ले रखा है। तो यही हकीकत है। और ये समय का चक्र है मैडम, ये समय का चक्र है। आपको तो बता दिया ना कि कैसे सुन्नी से शिया इस्लाम में कन्वर्ट किए थे, उसके पहले कैसे अरब्स ने इनको जबरदस्ती एक इतनी उन्नत संस्कृति पर, व्हेन द अरब्स, व्हेन दे ये पर्शिया पे हमला किया इन्होंने और बाद में इनके पैलेस वैलेस में घुस गए, तो ससानिद अंपायर था। तो ये इन्होंने कभी ये सब कारपेट वारपेट दिखा ही नहीं था कोई, ये सब वो वहां पे पागल हो गए ये अरब्स जो थे। तो वो समय का चक्र आप देखिए कैसे वो, इस्लाम, देन सुन्नी इस्लाम, देन शिया इस्लाम, देन उसके पहले जोरास्ट्रियन में, नाउ जोरास्ट्रियन इज कम, जोरास्ट्रियनिज्म इज कमिंग बैक। ये समय का चक्र है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात सर ये है,
तो समय का चक्र है, वापस ज़ोरोएस्ट्रिज्म या क्रिश्चियनिटी दोनों की बात चल रही है, वापस आएंगे, बट वॉर नहीं होगा। और ट्रम्प ने ऑलरेडी सेटिंग कर ली है, ये मजेदार है, क्योंकि पिछले 3 दिन के अंदर हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया स्टारलिंक का वो ये इंटरनेट बंद करने के बाद में। सो नहीं, कोई फिगर्स आ रहे हैं 5,000 लोगों को। आप कैसे 12,000 अच्छा, हो सकता, आप देख रहे हो वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। जब माहिसा अमनी का वो जब चला था वे बैक इन 2-3 इयर्स बैक, तो आपने देखा था किस तरीके से इन्होंने सरेआम गोली मारी है, सरेआम लोगों को फांसी चढ़ाया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैन, विमेन, मेन, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, उस वक्त भी इन्होंने पूरा का पूरा, पर उस वक्त इतना इस हद तक नहीं था कि पूरा देश खड़ा हो गया था। इस बार पूरा देश खड़ा हो गया, इस बार नहीं, सब ये खड़े क्या हो है गए। ना कि इस इस्लामिक रूलर्स का क्या है कि इस्लाम का वास्ता दे दे के रूल करते रहे। आज से नहीं, 1400 साल से ही चला रहा। इस्लाम का वास्ता दे के ये रूल करते हैं। उसमें इन्होंने कह दिया है कि भाई अगर तुमने इस्लाम से थोड़ा भी तुम भटके, तुम्हें मार दिया जाएगा। इसीलिए आप क्यों सोचते हो ये ब्लास्फेमी के जो कानून जो है, जो आप ये पाकिस्तान में देखते हो और जगह देखते हो, ये सर तन से जुदा ये क्यों है? टेरराइज करके मजहब को बचाओ। टेरराइज नहीं करोगे तो मजहब नहीं बचेगा। सही बात मोहब्बत से मजहब नहीं बचेगा, ज्ञान से नहीं बचेगा, इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या अध्यात्म से नहीं बचेगा, वाद से नहीं बदलेगा, म्यूजिक से नहीं बदले, म्यूजिक को से भी नहीं बदलने देंगे। सब कुछ हराम। वो सब ऊपर में मिलेगा आपको जाके। म्यूजिक भी होगा, वो नहर भी होगा, वो फल, वो जमीन पे सब नहीं कुछ देंगे, होगा। धरती पे नहीं देंगे, पर ऊपर में वो चांदी के गिलास के हाँ अंदर शरबत, वो क्या हाँ अंगूरों का हाँ शरबत हाँ पिलाया जाएगा। जी, एक से एक हाँ। कहानी है। थैंक यू सो मच सो सर फॉर ज्वाइनिंग। इसका इसका मैडम, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा ईरान का। लेट मी टेल यू, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान का। और मैं बिल्कुल अ, ये स्टारलिंक को नहीं झेल पा रही है, सोशल मीडिया को क्या झेल पाएंगे? आप बिल्कुल समझ सही रहे बात। हैं? ये इस्लाम will not be able to withstand, the assault by the social media. ये मेरा फर्म जी, कन्विक्शन है। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे या यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।